नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कोविड के टाइम पर लोगों ने पैसे की किल्लत होने पर जमकर अपने प्रोविडेंट फंड, एफडी, यहां तक कि जो बीमा की रकम है वो निकाली और अपनी जरूरतों को पूरा किया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं अपने किसी इन्वेस्टमेंट से तो आपको टैक्स भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा, टैक्स देनदारी आपकी बनेगी। तो क्या टैक्स देनदारी बनती है अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़कर अगर आप पैसे निकालते हैं तो? इसकी बारीकियां आज हम समझने जा रहे हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है सर। आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला इस शो के लिए। तो आज के शो में क्या खास है, सबसे पहले उसकी बारीकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड या फिर प्रोविडेंट फंड से निकासी पर टैक्स देनदारी क्या है, एनपीएस या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें तो टैक्स कैलकुलेशन क्या कहता है, पुरानी कार बेची या फिर सोने के गहने बेचे तो बिक्री पर क्या आपको टैक्स लगेगा, साथ ही म्यूचुअल फंड वर्सेस एफडी कहां सबसे ज्यादा निकासी का ट्रेंड देखने को मिला है। तो सुनील जी, सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है जो कि कोविड के टाइम पर लोगों का सहारा बनकर, मुसीबत का सहारा बनकर उभरा है, प्रोविडेंट फंड, उसकी ही बात करें। जिससे पहले हम इसकी निकासी के टैक्स नियम पर चर्चा करें, उससे पहले जो कोविड के टाइम पर पिछले 4-5 महीने का ट्रेंड है प्रोविडेंट फंड से निकासी का, वो क्या दर्शाता है? मतलब पैसों की किल्लत से लोग इतना जूझे कि उनको प्रोविडेंट फंड ही एकमात्र तरीका दिखा अपने पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए। देखिए स्वाति, प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जिसको हम कहते हैं ई एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जब हम उसमें पैसा डालते हैं तो हमें एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन 80C में, उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज उस पर भी एग्जेम्प्ट होता है, और जब हम विड्रॉ करते हैं तब भी एग्जम्पशन मिलती है। लेकिन उसके विड्रॉल्स के कुछ नियम हैं। अगर आप उस नियमों के अनुसार विड्रॉ करेंगे तो टैक्स में कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने बिना नियमों के विड्रॉ किया तो आपको टैक्स देना होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 5 साल तक कंटिन्यूस सर्विस नहीं की और आपने उस पैसे को निकाल लिया तो फिर आप मान लीजिए कि आपको पूरा टैक्स देना होता है। जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी टैक्स देना होता है, जो आपका ब्याज मिला आपके कंट्रीब्यूशन पर या एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर, उस पर भी आपको टैक्स देना होता है। लेकिन कोविड-19 ऐसी पैंडेमिक थी, ऐसी परेशानी थी, सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए बहुत बड़ी समस्या लेके आया था। ज़्यादातर लोगों की सैलरी कट हो गई थी, तो सरकार ने एक अच्छा काम किया। सरकार ने एक विंडो दे दिया। सरकार ने ये विंडो दिया कि आप अगर 3 महीने की सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए के बराबर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। और इस नियम का इस कारण से जो सैलरीड एम्प्लॉइज थे उन्होंने 3 महीने की सैलरी के बराबर विड्रॉल्स किया है। और एक न्यूज के मुताबिक लगभग 40,000 करोड़ की विड्रॉल्स पीएफ अकाउंट से हुई है। अगर आपने उस नियम के अनुसार विड्रॉ किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो कोविड भी एक इमरजेंसी सिचुएशन बनाई गई जिससे आप पीएफ से निकासी कर सकते हैं। बाकी कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं सुनील जी जिसमें पीएफ से निकासी करने की इजाजत है, और कितने समय का एक लॉक इन है जिसके बाद ही आप निकासी कर सकते हैं कि इन इमरजेंसी में कभी भी निकासी की जा सकती है प्रोविडेंट फंड से? देखिए स्वाति, पीएफ के नियम जो है, पीएफ इसलिए बनाया गया था कि लोगों को रिटायरमेंट के टाइम पैसा मिले और साथ में उसमें पेंशन मिले। लेकिन फिर भी लोगों की जरूरतों को देखते हुए पीएफ में नियम है कि 10 साल बाद, या आप अपने घर में शादी है बच्चे की, या आपको हाउसिंग बनाना है, मकान बनाना है, उसके लिए एक सर्टेन कंडीशंस हैं पीएफ एक्ट में जहां आप पर विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर 5 साल से कंटिन्यूस सर्विस आपकी नहीं है तो उसको पूरा टैक्स देना होता है। इसलिए वो विशेषकर एम्प्लॉय जो नौकरी चेंज करते हैं, एक एम्प्लॉयर से दूसरा एम्प्लॉयर चेंज करते हैं, उनको सलाह है कि अपना पीएफ बंद ना करें बल्कि ट्रांसफर करवाएं। हाँ, इसमें एक छूट सरकार ने दी है कि अगर मान लीजिए जैसे पैंडेमिक के कारण मान लो किसी एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया और 5 साल से कम भी आपकी सर्विस है, आप तब भी विड्रॉ करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना। या किसी कारण से आप नौकरी करने के हालात में नहीं है, आप बीमार हो गए हैं, तब भी आपको टैक्स नहीं देना होता है। इस बातों का आपको ध्यान रखना है।
तो प्रोविडेंट फंड में रिकॉर्ड तोड़ निकासी हुई और कुछ ऐसी परिस्थितियां ही हैं जैसा सुनील जी ने बताया कि जिसमें आप प्रोविडेंट फंड से निकासी कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं चाहती हूं कि आप इसको दोहरा दें सुनील जी, कितने साल तक कर्मचारी के योगदान के बाद ही निकासी की जा सकती है और तब तक टैक्स नियमों में छूट है? देखिए, कम से कम नियम 7 साल का है कि आपकी 7 साल के बाद आपको निकासी अलाउड होती है पीएफ के नियमों के अनुसार में। लेकिन आप सारा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। पीएफ में आपको इसलिए सुरक्षा दी गई थी कि आप जब रिटायरमेंट की तरफ जाएं तो आपको एक बेनिफिट दिया जाए, आप उससे पेंशन ले सकें। लेकिन अगर आपकी 5 साल से कम कंटिन्यूस सर्विस है तो उस केस में आपको पूरा टैक्स देना होता है। इसलिए जो भी, अगर आप सर्विस 5 साल से कम है और आप नई सर्विस में जा रहे हैं तो आपको पुराना पीएफ अकाउंट बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ट्रांसफर करवाना चाहिए। हाँ, इसमें एक छूट जरूर दी है कि अगर किसी कारण से आपका एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो जाता है, मान लो जैसे पैंडेमिक के कारण बहुत सारे एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया और आपकी कंटिन्यूटी 5 साल से कम है, आपकी जॉब 5 साल से कम है और आप विड्रॉ कर लेते हैं, फिर भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी। और जैसे मैंने बताया कि सरकार ने एक विंडो दी है, 30 जून तक वो विंडो थी कि 3 महीने की सैलरी, 3 मंथ की सैलरी अगर आपने विड्रॉ की है तो उस पर कोई टैक्स सरकार आपसे नहीं लेने जा रही है, ताकि आप उस अपना इस पैंडेमिक में अपना खर्चा चला सके। और नियमों में ढील ही ये वजह थी कि प्रोविडेंट फंड से कोविड संकट के लिए पैसों की दिक्कत दूर करने के लिए लोगों ने काफी हद तक निकासी की है और इसके आंकड़े भी हमने आपको दिखाए। अब जरा जो फोकस है वो सुनील जी म्यूचुअल फंड पे शिफ्ट कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जहां से लोगों ने अपने पैसों की जरूरतों को पूरा किया, अपने इन्वेस्टमेंट्स को तोड़कर। मैं जरा म्यूचुअल फंड से निकासी का ट्रेंड दर्शकों को दिखा दूं। एमफी ने जो डेटा अभी हाल ही में रिलीज किया उसके मुताबिक लगातार 2 महीनों में आउटफ्लो हुआ है, मतलब निकासी हुई है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगस्त में ही करीब 4,000 करोड़ रुपए की निकासी हुई है और इससे पहले जो जुलाई का महीना था उसमें 2,480 करोड़ रुपए निकाले गए। और जो अगस्त में जो पूरा जो म्यूचुअल फंड उद्योग है उसमें से कुल 14,553 करोड़ रुपए की निकासी हुई। और साफ तौर पर सुनील जी वजह यही रही कि कोविड में जो संकट पैदा हुआ लोगों के सामने पैसे का, उसकी वजह से ये हमने म्यूचुअल फंड में एक बड़ा जो आउटफ्लो है इतने लंबे टाइम में देखा है। लेकिन क्या इसका खामियाजा लोगों को टैक्स देनदारी के रूप में देना पड़ेगा? देखिए स्वाति, अभी तो जो म्यूचुअल फंड से लोगों ने पैसा निकाला है उसमें ज्यादातर लोगों को लॉस हुआ है क्योंकि शेयर मार्केट डाउन चली गई थी। लेकिन उस लॉस का भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं, उसको आप अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या इस साल आपने कोई और कैपिटल गेन से इनकम कमाई होगी तो वो आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको वो नियम बताना चाहता हूं, जो लोग निकासी कर रहे हैं उनको एक बात का ध्यान रखना है कि पहले म्यूचुअल फंड के बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगा करता था। लेकिन माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली साहब एक नियम में परिवर्तन लेके आए थे कि 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन टैक्स हुआ म्यूचुअल फंड पर, तो 10% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने इस साल में म्यूचुअल फंड बेचे और 1 लाख रुपए से ज्यादा होने पर आपको टैक्स लगेगा। और दूसरी बात, फाइनेंस एक्ट 20 में एक और परिवर्तन में नियम आ गया है। पहले म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड टैक्सेबल नहीं हुआ करता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी इस बार फाइनेंस एक्ट में एक परिवर्तन लेके आई हैं जहां पर डिविडेंड अब इंडिविजुअल के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। हाँ, जो पहले आपको डिविडेंड टैक्स कट जाया करता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट जाया करता था, वो अब नहीं कटेगा। दूसरी बात, अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड है तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी होल्डिंग अगर 36 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। 36 मंथ का आपको ध्यान रखना है डेट म्यूचुअल फंड में। और इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो 12 महीना। तो आप गलती ना कर देना, अगर मान लीजिए 1 महीने या 2 महीने बाद आपके 12 महीने या 36 महीने पूरे हो रहे हैं तो आपको प्लानिंग उसी हिसाब से करनी है। और जो 1 लाख की छूट भी है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही मिलेगी, यानी जिसकी 12 महीने से ज्यादा आपने इक्विटी फंड की होल्डिंग की है। तो ये आप सारे दर्शकों को ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा फायदा उठाना किस तरह से है। तो हमने बात की अब तक प्रोविडेंट फंड से निकासी पर टैक्स की देनदारी आपकी कैसी बन जाएगी, आप बदल जाएगी। और म्यूचुअल फंड को अगर आपने समय से पहले निकाला है, रिडीम किया है, तो फिर उसमें आपकी टैक्स देनदारी क्या बनती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद एफडी से भी लोगों ने पैसे निकाले, एफडी तोड़कर। उस पर टैक्स नियम क्या कहते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स नियम
क्या है, एनपीएस पर खास तौर पर अगर आपने निकासी की है समय से पहले उस पर टैक्स क्या कहता है, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर जीवन बीमा पर पैसे निकालने पर आपको टैक्स कैसे देना पड़ सकता है, इस पर चर्चा थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। तो अगर पैसों की जरूरत पड़ी और आपको अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़ना पड़ गया तो क्या उस पर आपकी टैक्स देनदारी बदल जाएगी? इस पर हम चर्चा कर रहे सुनील गर्ग, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सुनील जी, फिक्स्ड डिपॉजिट एक बहुत ही पुराना और सबसे ज्यादा पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है, काफी ट्रेडिशनल है। हालांकि ब्याज दरें काफी गिरी हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों का मोह इससे ज्यादा भंग नहीं हुआ है। और एक टाइम पर तो ऐसा होता था कि अगर किसी को पैसों की जरूरत है, एफडी तोड़ना मतलब एक बहुत बड़ी बात माना जाता था, लेकिन शायद कोविड ने ये भी लोगों को करने पर मजबूर कर दिया। एफडी निकासी पर टैक्स नियम क्या कहते हैं? समय से पहले एफडी तोड़ दी तो कैसे टैक्स के नियम बदल जाते हैं? देखिए स्वाति, दो तरह की एफडी है, आपको ध्यान रखना है। एक वो एफडी है जो आप इनकम टैक्स के पर्पज से करते हैं, जहां 5 साल का लॉकिंग पीरियड आपको मिलता है कि 5 साल के लिए आपने एफडी करवाई और 1.5 लाख की छूट आपको मिल जाती थी एटीसी में। उसके तुड़वाने पे नियम बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जैसे मैंने कहा था ना, ई, इसको कहते हैं ईटीटी। ले आप जब 5 साल की एफडी करवाते हैं बैंक में, तब तो एग्जम्पशन मिलती है, उस पे ब्याज पे भी टैक्स है। और अगर आपने विड्रॉ कर लिया, उसको 5 साल से पहले तुड़वा लिया, तो आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स देना होता है। और दूसरी तरह की एफडी कौन सी है? वो दूसरी तरह की एफडी है जो हम बिना टैक्स वाली छूट के लिए नहीं लेते हैं, जिसके टैक्स एटीसी में छूट नहीं क्लेम करते हैं, जो अपनी सेविंग्स के लिए करते हैं 1 साल के या 2 साल के लिए। उसमें अगर आप तुड़वाते हैं तो आपको नुकसान केवल ब्याज का होता है कि मान लीजिए आपको 5.5% का ब्याज है 3 साल वाली पे, और आपने 2 साल में तुड़वा ली, और तो 1% पेनल्टी के साथ में बैंक उसको तोड़ देता है, आपको उसका लॉस भुगतना होता है। पर एक अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए आपने उस एफडी पे जो टैक्स था, उसके इनकम पर टैक्स था, वो पहले दे चुके हैं, और अगर आपको उस बैंक का पेनल्टी लगा देता है, आपको नुकसान हो जाता है, तो आप इनकम टैक्स में उसकी छूट क्लेम कर सकते हैं, दूसरे इनकम से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। ओके, एफडी के बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये भी एक मैच्योरिटी, पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड के साथ आता है। 8 साल का इसमें लॉक इन होता है। 2.5% का ब्याज फिलहाल तय किया गया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर। सोने में निवेश का अच्छा विकल्प तो है ही, लेकिन जैसे सबको पता है कि गोल्ड एक ऐसा विकल्प भी है जो कि समय पर, मुसीबत के समय पर काम आता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से अगर किसी ने निकासी की है, उसको समय से पहले ही निकाल दिया, तोड़ दिया, तो उस पर टैक्स के नियम कितने बदल जाते हैं? क्या यहां पर भी नुकसान उठाना पड़ेगा निवेशकों को? बिल्कुल उठाना पड़ेगा स्वाति। देखिए, जैसे आपने कहा, भारतीयों को सोने से बहुत प्यार है, और भारतीय महिलाओं को तो बहुत ही ज्यादा प्यार होता है सोने से। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाने का पर्पज ये था कि बढ़ती हुई कीमतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो इसलिए अगर आप गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, आप 1 ग्राम से लेकर और 4 किलोग्राम तक लगा सकते हैं उसमें पैसा, और आपको डीमैट अकाउंट में गोल्ड मिलता है। 2.5% का उसमें ब्याज है, लेकिन मैच्योरिटी 8 साल की है, 8 साल का लॉक इन पीरियड है। हाँ, 8 साल के बाद अगर आप रिडीम करवाते हैं उसको, आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। हाँ, 2.5% का जो आपको ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आपने 8 साल से पहले, यानी 5 साल के लॉक-इन पीरियड के बाद में रिडीम करवा लिया, तो आपको टैक्स देना होगा, लेकिन टैक्स देना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि फिर एक कैपिटल असेट मान ली जाती है और आपको टैक्स अकॉर्डिंगली देना होता है। ओके, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बाद एनपीएस की हम चर्चा करने जा रहे हैं अब सुनील जी आपसे। और एनपीएस पर सबसे ज्यादा लोगों के सवाल हमारे पास आते हैं कि एनपीएस पर निकासी के क्या नियम हैं, कब उसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, कब तक इसमें निवेश करते रहना जरूरी है। तो एनपीएस पर निकासी के नियम और टैक्स के जो नियम है, उनको आज आप पूरी तरह क्लियर कर दीजिए। देखिए स्वाति, एनपीएस एक मॉडर्न स्कीम सरकार लेके आई थी। आपको पता होगा 2003 में सरकार ने जो एम्प्लॉयज की पेंशन है वो खत्म कर दी थी, कि अब जो नई हम भर्ती करेंगे उसमें पेंशन नहीं होगा, तो एनपीएस को उसको रिप्लेस किया था। तो एनपीएस की फुल फॉर्म ही क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। तो बनाया इसलिए गया था कि आपको इससे पेंशन मिलती रहे, ये इसका पर्पस था। पहले क्या होता था कि पहले आपको 40% अलाउड था कि आप 40% एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी निकाल लीजिए और 60% आप एन्युटी में डाल दीजिए। सरकार ने नियम चेंज किया। सरकार ने बाद लास्ट ईयर बजट में कहा कि ठीक है, आप 60% तक विड्रॉ कर लेंगे, बट एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट
तब हम आपसे टैक्स 60% पे नहीं लेंगे, लेकिन 40% आपको एन्युटी में डालना होगा ताकि आपको पेंशन आती रहे। लेकिन अब जैसे मान लो कोविड-19 आ गया, तो उसमें क्या करें, कैसे पैसे निकालें? तो सरकार ने सेक्शन धारा 10 में एक छूट दी है कि आप 25% पैसा अगर निकाल लेते हैं, 25% ऑफ योर शेयर, एम्प्लॉयी का शेयर, तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लोगों ने इस बुरे वक्त में, इस मुसीबत में इस सेक्शन का भी फायदा उठाया है और 25% विथड्रॉ किया है एनपीएस से और अपने घर के खर्चे चलाए हैं। तो सरकार उस पर आपसे टैक्स नहीं लेने जा रही है। लेकिन अगर आपने 25% ज्यादा विथड्रॉ किया होगा तो आपको ध्यान रखना है, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं? कोविड में तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन हम सबके सामने खड़ी हुई, लेकिन बाकी ऐसे कौन से सिचुएशन है जिसमें आंशिक निकासी एनपीएस से की जा सकती है और लगभग कितनी, सुनील जी? एनपीएस, जैसे मैंने बताया ना, पीएफ, एनपीएस, ये अपने आप में एक स्टैचू है। इसमें लोगों को विशेष परिस्थितियों में छूट दी गई है कि आप पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको टैक्स के नियमों का भी ध्यान रखना है। 25% आप विथड्रॉ करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। आप ज्यादा विथड्रॉ करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप विथड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा उसमें। ओके, तो हमने एनपीएस में निकासी के नियम और टैक्स नियम पर चर्चा की। इंश्योरेंस पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी मैच्योर होने से पहले या अगर सरेंडर कर दी टाइम से पहले, तो क्या उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा लोगों को? देखिए स्वाति, हमारे को एक गलतफहमी है या बहुत सारे लोगों की मिथ है कि जीवन बीमा से मिलने वाला पैसा हमेशा ही टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। ये स्कीम भी ई वाली है। जब पैसा आप लगाते हैं तो आपको टैक्स में छूट है, उस पर जो बोनस मिलता है उस पर भी टैक्स में छूट है, और जब विड्रॉ करते हैं तब भी टैक्स में छूट है। और ये बात सही भी है काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है जहां पर आपको टैक्स लग जाता है। वो परिस्थिति कौन सी है कि अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है और उस पे जो आपका बीमा की किस्त है, जो प्रीमियम है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो 10% से ज़्यादा है, यानी 10 साल से कम की आपने पॉलिसी ली है या वन टाइम पॉलिसी ली है, तो आपको ध्यान रखना है उस पर मिलने वाला जो पैसा है, उस पे जो आपको पैसा मिलता है, जो बोनस मिलता है, उस पर टैक्स देना होता है। वो टैक्स से फ्री नहीं है और सरकार उस पर 5% टीडीएस काट लेती है। 5% टीडीएस का नियम आ चुका है। और दूसरी पॉलिसी है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उस पर टैक्स है। हाँ, एक फायदा है, सरकार ने ये कहा है कि अगर हमने सरेंडर करवा लिया पॉलिसी को इस कोविड के दौरान और आपकी पॉलिसी 10% वाली नहीं थी, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। आप डेथ के टाइम, सरेंडर के टाइम या मैच्योरिटी टाइम जो पैसा मिलता है, आपको टैक्स नहीं देना। एक ही सिचुएशन है जहां आपकी पॉलिसी की किस्त आपके अमाउंट से 10% से ज्यादा है, तो आपको टैक्स देना होता है। ओके, सुनील जी, मैं जरा सीनियर सिटीजन्स के लिए समझना चाहती हूँ। अब थ्रू सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, क्या इस कोविड के टाइम पर सीनियर सिटीजन्स ने इस पर्टिकुलर स्कीम से भी पैसे निकाले हैं? अगर आपने निकाले हैं तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और आपने अगर नहीं निकाले तो कृपया ये गलती ना करना, बिल्कुल मत निकालना। क्योंकि सीनियर सिटीजन स्कीम जो सरकार लेके आई थी वो सीनियर सिटीजन सेविंग्स के लिए लेके आई थी। अब 15 लाख रुपए तक आप उसमें जमा करवा सकते हैं। 7.4 की दर से आपको ब्याज देती है। लेकिन स्वाति, नियम बहुत खतरनाक है। 5 साल का लॉक इन पीरियड है और ये स्कीम है ईटीटी, एग्जेम्प्ट टैक्स। कहने का मतलब क्या है कि आपने जब आपने पैसा जमा करवाया, आपने 1.5 लाख रुपए की छूट ले ली, आपको एग्जेम्पशन मिल गया। आपको जब ब्याज मिलता है उस पर छूट नहीं मिलती है, वो टैक्सेबल होता है। हाँ, आप एटीटीटीबी में 50,000 रुपए की छूट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 5 साल से पहले पैसा निकाल लिया स्वाति, समझ लीजिए बड़ा गर्क हो जाता है। पूरे के पूरे अमाउंट पे आपको टैक्स देना है। द होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। इसलिए सीनियर सिटीजन को ध्यान रखना है। इस स्कीम में एक थोड़ा फ्लॉ है, ये हमने सरकार को इसका ध्यान भी दिलवाया है कि आप 1.5 लाख रुपए जिसमें उन्होंने छूट ली थी, आप केवल उसको टैक्सेबल कर दीजिए। लेकिन जो सेक्शन है वो कहता है कि पूरा का पूरा अमाउंट जो आप विड्रॉ करेंगे उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि नेशनल सेविंग स्कीम, ऐसे एक नेशनल सेविंग स्कीम हुआ करती थी। अब जैसे ये सीनियर सिटीजन स्कीम है, उसमें भी सेम पोजीशन थी। नेशनल सेविंग स्कीम से आप पैसा निकालते थे तो आपको पूरा टैक्स लगता था। ऐसे ही ये सीनियर सिटीजन स्कीम है, आप जब पैसा निकाल लेंगे, लेकिन आप 5 साल के बाद निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
5 साल से पहले प्री मैच्योर आपने निकाला तो पूरा टैक्स आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। तो 3 स्कीम जिसकी अब तक हमने बात की, प्रोविडेंट फंड हो गया, उसके अलावा जो फिक्स डिपॉजिट है, और साथ ही एनपीएस और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हैं, जरूरत के टाइम पर पैसा निकालते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्सेप्शनल ऑफर नहीं रखा आपके सामने तो टैक्स में आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये आप सभी को ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर निकाल चुके हैं तो आई एम श्योर आप सबको इसके टैक्स के इम्प्लीकेशन तो पता चल गए होंगे, लेकिन अगर अब तक नहीं निकाले हैं तो जैसे हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि आप इससे अगर जितना बच पाए तो अच्छा है। अब कई लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि जैसे हमने ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात की, गोल्ड सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरा है और गोल्ड गिरवी रखकर आप अपने पैसों की जरूरतें भी पूरा करते हैं। कई लोग सोने के गहने भी बेचते हैं, चांदी के गहने बेचते हैं, या फिर बर्तन बेचते हैं। सुनील जी, उस पर टैक्स क्या कहता है? सोने के गहने बेचने पर भी टैक्स लगेगा क्या लोगों को? इसमें नियम बड़ा अजीब सा है, बड़ा फनी सा नियम है स्वाति। लोगों को लगता है कि मैंने ज्वेलरी बेची, मेरी फोर फादर्स की ज्वेलरी थी, मुझे इनहेरिटेंस में मिली थी, मुझे शादी में मिली थी, तो इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जी जनाब, आपकी सोच गलत है। आपको ज्वेलरी बेचने पर पूरा टैक्स देना होता है, और अगर आपकी 3 साल से ज़्यादा होल्डिंग है, 3 साल से ज़्यादा पुरानी आपकी ज्वेलरी है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वरना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। जो आपने बात की चांदी के बर्तनों की, इसको लेके बड़ा मजेदार किस्सा है कि चांदी के बर्तन अगर आप बेच देंगे तो उस पर टैक्स नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि चांदी के बर्तन पर्सनल असेट्स की डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि लोग उसमें खाना भी खाते हैं। अगर आप, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि चांदी के बर्तन आपकी पर्सनल असेट थी, आप अपने उसको काम में लाते थे, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। जहां तक बात सोने की बर्तन की है, उस पर लेके बड़ा फनी डिसीजन है कि आप सोने के बर्तन प्रैक्टिकली होते नहीं है, चांदी के बर्तन तो होते हैं, पर सोने के बर्तन को लेके फिर दिक्कत है, उस पर टैक्स लग जाएगा। हाँ, चांदी के बर्तन अगर आप बेचते हैं और ये प्रूव कर देते हैं कि मेरे घर के बर्तन है, मैं इस्तेमाल करता था, तो वो पर्सनल असेट्स नहीं है, वो पर्सनल इफेक्ट्स हैं, और आपको उस पर टैक्स नहीं देना होता है। अब जैसे एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे क्या कोई तरीका हो सकता है कि सोने चांदी के गहने कहीं पर बेचे, जैसे आप किसी शोरूम में जाएं या किसी अपने घर के पास के किसी ज्वेलर के पास जाएं, कोई ऐसा तरीका है जो टैक्स देने से बचा जा सकता है? क्योंकि ऑफ कोर्स लोग तो तरीके ढूंढते ही हैं। सुनील जी, स्वाति, बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। लोग ये गलती कर जाते हैं, वो पुराने गहने बेचते हैं और सोचते हैं कि किसी को क्या पता चलेगा, अपने तो पुराने गहने बेचे हैं और इस पर टैक्स लगना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने नियमों को बड़ा स्पष्ट कहा है कि सोने चांदी के गहने अगर आप बेचेंगे तो वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में आता है और उस पर आपको पूरा टैक्स देना होता है। हाँ, अगर आपको इनहेरिटेंस में कोई चीज़ मिली है तो आपको कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा कि उस टाइम में जो कॉस्ट थी, 1 अप्रैल 2001 की जो भी उसकी कॉस्ट थी या जो उसकी मार्केट वैल्यू थी, उसका आप बेनिफिट लेके उस पर इंडेक्सेशन तो ले सकते हैं, लेकिन उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए आप गहने बेचते हुए ध्यान रख लें, कैलकुलेशन कर लें कि मेरे को टैक्स लगता है या नहीं लगता है। और इस टाइम तो सोने में बहुत तेजी है, आपको पता होगा पिछले 3-4 सालों में तो बड़ा तेज हुआ है सोना, तो सबको टैक्स की लायबिलिटी से गुजरना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल, गहने बेचने के समय क्या कोई रसीद उस समय देनी पड़ेगी, जिससे कि पूरा टैक्स का जो पूरा एक कैलकुलेशन किया जाता है? ये थोड़ा सा जो तरीका, मैकेनिज्म, वो कैसे होता है सुनील जी? देखिए क्या होता है कि जब आप गहने बेचते हैं तो ज्वेलर बकायदा आपको एक रसीद देता है, उसमें आपको आइटम लिखता है कि मैंने क्या आइटम खरीदा, उसमें कितनी इम्प्योरिटी थी, कितनी प्योरिटी थी, कितनी उसकी वैल्यू थी, वो आपको रसीद देगा और चेक से पेमेंट देगा आपको। अब सवाल होता है कि आपने वो गहने, क्योंकि ये तो आपकी सेल कंसिडरेशन हो गया, अब है कि मेरी कॉस्ट क्या मानी जाएगी कि मैंने मान लो कब लिए थे, आपको शादी में मान लो गोल्ड मिला है या आपके आपके फोर फादर से गोल्ड मिला है, तो आपको ये देखना है कि उनके पास में गोल्ड कब आया था। अगर 2001 से पहले उनके पास में गोल्ड आया था, 1 अप्रैल 2001 से, तो सरकार क्या करती है स्वाति, 31 मार्च को गोल्ड का रेट देती है इनकम टैक्स में कि हर 31 मार्च को गोल्ड का क्या रेट है। मान लीजिए आपके पास में 2001 से पहले आया, तो 2001 का जो भी रेट सरकार ने दिया है उसको आप, अब जैसे इंडेक्स 300 के करीब चल रहा है,
तो आप 3.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद जो अगर है तो आपको टैक्स देना है, अदरवाइज आपको टैक्स नहीं देना है। इसी साल मतलब जिस भी ईयर में आपको गोल्ड मिला है या आपने परचेज किया है तो आपका परचेज का प्राइस होगा। अगर आपको बाहर से मिला है तो आप देख लीजिए किस साल में मिला था, उसका मेरी कॉस्ट क्या थी, उस साल सोने का क्या भाव था, और आपको इंडेक्सेशन लेके लेकिन टैक्स आपको देना पड़ेगा। ओके, तो तमाम ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिसको अगर आपने समय से पहले तोड़ा या फिर इन्वेस्टमेंट रोकी तो आप पर क्या टैक्स नियम या टैक्स इंप्लीकेशन होंगे, ये हमें अच्छे से समझाने के लिए सुनील जी, मनी गुरु में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।